और नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे, इंडिया फर्स्ट वैल्यू मार्केटिंग मेंटर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ श्याम शाह सर हैं, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। लगभग पिछले 25 से 26 सालों से वो अपना लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड बिजनेस कर रहे हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से उन्होंने पिछले साल लगभग 35 लाख रुपया कमाया। लाइफ इंश्योरेंस में LIC के साथ वो काम कर रहे हैं पुणे में। और लगभग पिछले 25 साल में उन्होंने लगभग 6 बार MDRT किया है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे गारंटी है, और उनका म्यूचुअल फंड में भी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 25 करोड़ रुपए का है। ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है कि जिसके अंदर वो अपने बिजनेस को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पुणे एक IT सिटी के नाम से, एक डेवलप सिटी के नाम से जाना जाता है, एजुकेशनल सिटी के नाम से जाना जाता है। और ऐसे एजुकेशनल सिटी में वो लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, लिटरेट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हैं। मुझे एक और आपको बात बताने में अच्छी लगेगी कि उनका करंट एज 59 है। वो ऑलरेडी MES में गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे कुछ सालों पहले, फिर उन्होंने उसको VRS लेके फुल टाइम इस बिजनेस को आए। एट द एज ऑफ 59 वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी ग्रो करना चाहते हैं। आने वाले सालों में बिजनेस को और ग्रो करके पुणे के लोगों को, अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देके अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। तो श्याम जी, मैं आपको वेलकम करता हूं इस इंटरव्यू में। कैसे हैं श्याम जी आप? अच्छा सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंटरव्यू टाइम। थैंक यू थैंक यू। श्याम जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं, और ये बिजनेस में आने की आपकी इच्छा कैसे हुई? क्योंकि आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, MES में थे। तो ऐसे माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में जो इंसान काम करता है ऑलरेडी उसका पूरा जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ऑफ कोर्स आपने VRS लिया, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इस फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री में आने का आपका विचार कैसे था इन शुरुआती दौर में? थोड़ा सा वो बताएं। एक्चुअली हमारी फैमिली बिजनेस फैमिली है सर जी तो हम कभी न कभी सोच ही रहे थे कि बिजनेस में कैसे आ जाए। जी। और मेरे ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके। तो पहले उनके पास एजेंसी थी, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की वजह से वो काम नहीं कर पाते थे, तो मैं उस टाइम उनको हेल्प भी करता था। ओके। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि मुझे भी ये लाइन एक एडिशनल इनकम करके सोच के आना चाहिए। जी। और वैसे भी शेयर्स में वगैरह पहले से इंटरेस्ट था हमें। अच्छा। तो हमने ये सोचा कि क्यों न हम लोगों की भी हेल्प करें, हमारे नॉलेज से उनको भी कुछ ना कुछ फायदा कैसा ना दे। तो ये सोचकर मैं ये बिजनेस में आया। और लास्ट में एम तो था ही कि हमें बिजनेस ही करना है। नो डाउट कि अभी भगवान ने थोड़ा लेट, 7-8 साल हो गए मुझे VRS लेके। अच्छा। पिछले 15 साल से मैं सोच रहा था कि VRS लेने का। अच्छा। हाँ, मतलब जैसा मेरा सन CA हो गया, he has done my CA, next day I put the papers for VRS। ओ, तो आपके बेटे CA हो चुके हैं? हाँ जी। तो फाइनेंशियल्स में आपका मतलब, इससे पहले भी आपका बैकग्राउंड भी बिजनेस का रहा होगा, और आपके बेटे भी CA किए, प्लस आप भी फाइनेंशियल में हैं। तो मुझे लग रहा है पूरा फैमिली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को लेके एजुकेटेड है, ऐसे लग रहा है आपकी बातों से। बहुत अच्छी बात है। हमारे फैमिली में कम से कम 15 से 20 CA है सर। 15 से 20 CA है आपके फैमिली में? ये तो बड़ी बात है और अच्छी बात है। आप पुणे से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा पुणे के बारे में जानना चाहेंगे कि पुणे में आप अभी काम कर रहे हैं। आप पहले से पुणे से थे या शिफ्ट हो गए थे पुणे में? मैं मुंबई में मेरा इंजीनियरिंग हुआ। अच्छा अच्छा। फिर हम 1987 में पुणे में आ गए मैं। अच्छा। और वहां से मैं पुणे में ही हूँ करीबन अच्छा, 40 तो साल। 87 में पुणे में आए थे, वो MES जब जॉब कर रहे थे तब आए थे? हाँ, उसके पहले मैं प्राइवेट में भी 2 साल काम किया, और मेरा इंजीनियरिंग पार्ट टाइम डिग्री मैंने पुणे में ही किया, तो उस अच्छा टाइम से मैं पुणे में आ गया। अच्छा। मुझे आपको बताने में अच्छा लगेगा कि मैंने 2000 में पुणे में जो पर्वती में पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहां से मैंने अपना इंजीनियरिंग किया था, आज से लगभग 20-22 साल पहले। तो बहुत अच्छा लगता है। पुणे इज वेरी हब सिटी ना, अभी तो काफी बदल गया है पुणे। तो पुणे में इट्स नोन लाइक फॉर एजुकेशन, शिक्षणाचं माहेर घर ऐसे मराठी में बोलते हैं पुणे के बारे में। और लोग जो है काफी एजुकेटेड है, वहां पे IT हब भी हो चुका है। हिंजवड़ी में काफी सारे IT कंपनीज है, और काफी सारा कल्चर है ना कहीं टेक्नोलॉजिकल IT को लेके, एजुकेशन को लेके काफी अच्छा है। अभी आपसे पहले मैं हमारे एक पार्टिसिपेंट कालिदास सोम जी, जो गोवा से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, और मैंने उनके बात करने के तरीके से मैंने ये जाना कि गोवा में काफी सारे जो लोग रहते हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, होटल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गोवा में लोग वेकेशन के लिए जाते हैं। तो वहां के लोगों का इंश्योरेंस के प्रति देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है, ऐसे मुझे उनके बातों से पता चला। अब मैं जब पुणे की बात कर रहा हूं, तो पुणे के अंदर एजुकेशनल पीपल अच्छे हैं, लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस के बारे में अवेयर है।
तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से जो आपके कस्टमर बेस है या जब आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर के प्रति आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं तो क्या उनको इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज पहले से ही होता है या उनको थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है? किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा आप बताएं। मेरे जो क्लाइंट है सर, मतलब वो सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं अच्छा। और जिनका मेरे ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। ओके। तो मैं उनको एलोकेट करता हूँ। नो अच्छा। डाउट, अभी आजकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा है तो लोगों का इंक्लिनेशन वहाँ ज्यादा होता है। ठीक है। लोगों को मुझे बताना पड़ता है कि आपकी जो फंड है वो एलोकेट होना चाहिए। और हम्म। एलोकेट होने के बाद मैं जब बताता हूँ कि फैमिली का हर एक का इंश्योरेंस भी इतना होना चाहिए। हम्म। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड लीजिए, शेयर्स लीजिए, क्योंकि वो भी मेरे पास ही पोर्टफोलियो है, लेकिन हम्म। आपको इंश्योरेंस के लिए भी आपका एलोकेशन करना चाहिए। जब मैं अच्छा। उनको ये समझाता हूँ तो तब वो समझते हैं कि उनको उनका मेरे पे पूरा फेथ है कि मैं मेरे बेनिफिट के लिए सिर्फ हम्म। काम नहीं करता हूँ, जी। उनके बेनिफिट का पहले सोचता हूँ। अच्छा। लेकिन जब आईटी और जो नए यंगस्टर्स है हाँ। उनको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। हम्म। मुश्किल होता है इसलिए हम उनको समझा नहीं पा रहे, लेकिन अभी हमने कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, उससे कुछ आईटी लोगों को जब हमने कन्विंस किया तो दे हम्म। केम टू नो कि यस इट इज हाउ इट मस्ट, कितना उसका बहुत बहुत जरूरी है और उसके लिए भी कोई 30% ऑफ अपना जो सेविंग है उसमें एलोकेट करना चाहिए। क्या बात है। एक बात, जैसे हम बिजनेस करते हैं पैसे कमाने के लिए, हर कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है। एलआईसी में 14 लाख एडवाइजर है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, पूरे भारत में 35 लाख से ज्यादा अलग अलग डोमेन में काम करने वाले फाइनेंशियल प्लानर्स है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स है। तो ये जो 35 लाख अलग अलग, कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कोई शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा है, कोई इक्विटी के बारे में बात कर रहा है, कोई इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस पे एलआईसी, तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं भारत को एजुकेट करने के पीछे है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ में से आज भी 75 से 76% लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है ठीक तरीके से, पूरी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम देख रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एट द एज ऑफ 59 अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इनकम का तो ख्याल होगा ही, जो आपने ऑलरेडी अचीव किया। पिछले साल आपने 35 लाख रुपया इस बिजनेस से अर्न किया टोटल मिला के, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके साथ में कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में फाइनेंशियल लिटरेसी का काम भी कर रहे हैं, समाज में लोगों को जागृत भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 35 लाख रुपया आपने पिछले साल कमाया। मैं जानता हूं कि हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स, काफी सारे ऐसे इंश्योरेंस में ऐसे एडवाइजर हो सकते हैं कि जो अभी 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, कभी कभी उनके मन में ये सवाल आता है कि मैं ये बिजनेस में हूं, क्योंकि इसमें रिजेक्शन भी आते हैं काफी सारे, क्योंकि हम जो बेच रहे हैं वो इनटेंजिबल है, हम जो बेच रहे हैं वो दिखता नहीं है। आप बात कर लो म्यूचुअल फंड का, लाइफ इंश्योरेंस का, या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इट इज अ इनटेंजिबल प्रोडक्ट, इट्स अ इमेजिनेशन। हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि हो सकता है आपका रिटायरमेंट के वक्त इतना पैसा बन जाए, अगर कुछ अनसर्टेनिटी होता है तो इतना पैसा मिलेगा। ये थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा विचार है जिसको थोड़ा सा इमेजिन करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर खरीदने की प्रयास करते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप ये जो लोगों को बताते हैं कि इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस करते हैं, ये सब करते करते कहीं ना कहीं 35 लाख रुपए का इनकम जो आपने किया है, नए लोगों के मन में आता है क्या मैं सही दिशा में हूं, क्या मैं ये बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? कभी कभी रिजेक्शन बहुत ज्यादा आ जाते हैं इनिशियल दौर पे, छह में से 5 लोग बोलते हैं कि अभी सोचकर बताएंगे, अभी नहीं करना है, इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी कि शुरुआती दौर में जो नए एडवाइजर होते हैं ये बिजनेस को करना तो चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शंस बहुत सारे आ जाते हैं और वो रिजेक्शंस के कारण कभी कभी मन में सोचते हैं कि ये मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। जबकि ऐसे कहा जाता है ना कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस को पार कर लेंगे तो एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो आपने दोनों फेज देखे, आपके जिंदगी में आपने इनिशियल डेज में देखा होगा, इसको काम करना स्टार्ट किया, भले ही आपका बैकग्राउंड बिजनेस का था, आपका एजुकेशन अच्छा है, लेकिन इनिशियल दिनों में नए लोगों का एक्सेप्टेंस उतना अच्छे से नहीं होता है। आज आप उसको पार करके 35 लाख तक आ गए। तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं एक ही सवाल में। पहला, तो क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया था कि जब आपको भी थोड़ा सा डाइसी लग रहा था ये बिजनेस के बारे में? और सेकंड, अब जब आप उसको पार करके 35 लाख कमा चुके हो तो अब आपको वो कैसे लगता है, वो दिन कैसे लगता है जब आपको शुरुआती दौर में थोड़े से रिजेक्शन ज्यादा थे या फिर चैलेंज थे? तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में? कभी कभी लगता था कि क्या इंश्योरेंस का बिजनेस करें, लोग उनके पास जाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, कभी कोई ओके। अपने को देखता है तो सोचता है अरे क्या है, तो इंश्योरेंस एजेंट है, आ गया कुछ मांगेगा। अच्छा।
जैसा मेरा बिजनेस बढ़ता गया, एमडैटी होते गए, जैसे जैसे फेसबुक पे वगैरह सब हम हमारे अचीवमेंट्स डालते गए, हम्म तब लोगों का नजरिया पे देखना चेंज हो गया है। और हम्म। जब जैसे भी, और बेसिकली मैं ट्रेनिंग भी बहुत करते रहता हूँ। अच्छा। तो अभी ऐसे मेरे 5 साल से तो किसी ना किसी का ट्रेनिंग तो चल ही रहा है। तो एजुकेट पहले करते जब हैं। मैं जॉब में थे तब भी मैंने गोपीनाथ सर का तो 15 साल पहले पूरे साल का ट्रेनिंग किया था। अच्छा। तो ट्रेनिंग करते रहता हूँ, इसलिए कभी कभी जब डिमोरट हो जाता है, हम हम्म। डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अच्छा। और ऐसा लगता है कि ठीक है, हम हमारी कोशिश जारी रखने, कहा से तो हमको सक्सेस दे ही देगा। ये अच्छा। मेरा खुद का मानना है। बहुत अच्छी बात है। एक अलग एंगल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके परिवार में 15 से 20 सीए आपने बताया, और अभी आपका बेटे भी सीए हो चुके हैं। ये सवाल मैं जनरल वकीलों को पूछता नहीं हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ कि भारत में आज 75 साल हो गए देश को आजाद होके, फिर भी जनवरी फरवरी मार्च के महीने में ही इंश्योरेंस का बिजनेस ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे लोगों की सोच ऐसी हो सकती है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एटीसी सेक्शन में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। और मार्च से पहले थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ जाता है, कंपनी का भी मार्केटिंग बढ़ जाता है, लोग भी मार्केट में ज्यादा जाना चालू कर देते हैं, और चाहो ना चाहो मार्च महीने में बिजनेस ज्यादा होता है। तो मुझे अंदर से ऐसे लगता है कि इंश्योरेंस ये कोई इनकम टैक्स बचाने का ही टूल नहीं है। इंश्योरेंस ये अपने परिवार को इस ऐसे परिस्थिति से बचाने का टूल है कि जब खुदा ना खास्ता कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो उनको फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो आप उस नजरिए से कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि आज भी भारत में उतने स्ट्रांगली इसके एजुकेशन के बारे में उतना स्ट्रांगली अभी तक काम नहीं हुआ है? क्योंकि अभी भी लोग इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखते, इसको एक इंश्योरेंस को उसका जो कोर बेनिफिट है उसके तौर पे नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने को 2 पैसा बच रहा है तो चलो डाल देते हैं। ऐसे कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या है सर, कोई भी आदमी आज इंडिया में है तो पहले इन्वेस्टमेंट के उसका रिटर्न्स क्या देखता है। हाँ। भले वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है, रिटर्न ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, मुझे मेरा अमाउंट वापस आ जाए वो बाद हम्म में सोचता है। हम्म मुझे उसमें इसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है वो देखता है, इसलिए वो जी सभी से कंपेयर करता है। जी। और कहीं ना कहीं हम इंश्योरेंस एजेंट भी वहां पे कम पड़ रहे हैं कि उनको कंसेप्ट समझाने में कम गिर रहे हैं कि अच्छा। कंसेप्ट क्या है। हाँ हाँ। तो अगर हम कंसेप्ट सही से समझाते हैं तो बड़ी बड़ी पॉलिसी भी कन्वर्ट होती है। होती है। तो हाँ, होती है। और जैसा आप कह रहे हैं कि मार्च में क्यों ज्यादा बिजनेस होता है, तो तीनों एंगल से कंपनियां भी पीछे लगती है। हाँ जैसा मेरा भी जेडएम क्लब मेंबरशिप है, अभी तक मेरे हाँ। 12 ही पॉलिसीज हुए, मुझे 30 करना है। अच्छा। मैं रोज किसी ना किसी को फोन करता हूँ, भाई आप कभी कोई, मुझे 30-35 लाइफ करने हैं। तो हाँ मैं अब पूरे साल भर तो कोशिश कर ही रहा हूँ, हाँ। नहीं, लेकिन जब मार्च में यहाँ, सबका ही एफर्ट बढ़ जाता है, कंपनी का भी एफर्ट बढ़ हाँ, जाता है, एडवाइजर का एफर्ट बढ़ जाता है, और कहीं ना बढ़ कहीं जा कस्टमर का भी सोच, क्योंकि उससे पहले इसने कभी भी ज्यादा करके इंश्योरेंस मार्च में ही खरीदा होता है। तो हाँ, मार्च मार्च में में ये विन विन सिचुएशन, यानी तवा गर्म हो जाता है इस तरीके से हम बात कर गर्म हो सकते हैं। जाता ठीक है। है। हाँ, थोड़ा सा अलग सवाल पूछना चाहूंगा। वो सवाल ये है क्योंकि मैंने अपने करियर में अभी लगभग कुछ ऐसे एडवाइजर देखे हैं कि जो डेडिकेटेडली इंश्योरेंस का ही बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे मैंने एडवाइजर देखे, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ ऐसे एडवाइजर देखे हैं कि जो प्योरली म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते हैं, ऐसे मैंने एडवाइजर देखे हैं। और जो इंश्योरेंस की बात करेंगे तो केवल टर्म प्लान बेचते हैं, बाकी का पूरा बिजनेस इंश्योरेंस का करते हैं। और मैंने कुछ ऐसे एडवाइजर देखे जैसे आपके जैसे, कि जो एग्जैक्टली कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका रिस्क एपिटाइट कितना है, कि इनके हिसाब से इनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, या डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, या इनको एक ट्रेडिशनल पॉलिसी या यूनिट लिंक पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी देना चाहिए। इसके अंदर रिस्क एपिटाइट को जानना, सामने वाले इंसान के रिस्क लेने की क्षमता को जानना, ये एक बहुत ही फैक्टर है जिसके बारे में अभी भी इंडस्ट्री में उतना अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट जो लोग बेच रहे हैं उनको भी कस्टमर के रिस्क एपिटाइट के बारे में जानना, इसके ऊपर उतना शायद से डेप्थ कुछ कुछ लोगों में नहीं होता है। ठीक है, अभी आपके एंगल से मैं जानना चाहता हूं कि कस्टमर के, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग पिछले 15 साल से दे रहा हूं, मैं 2012 से 2020 तक मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 550 से ज्यादा ब्रांचेस में ट्रेनिंग दिया। स्पेसिफिकली जब मैं राजस्थान के एरिया में प्रोग्राम कंडक्ट करता था, मुझे एक बात हमेशा सामने से ऐसे आती थी एडवाइजर की तरफ से, कि सर यहाँ के लोगों का बिलीव है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, कि भैया अपना कैपिटल पहले है ना सिक्योर्ड होना चाहिए, कि हमने 1 लाख रुपया कहीं पे डाला तो 1 लाख रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो बात की बात है, पहले मेरा 1 लाख सुरक्षित है कि नहीं, इसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इंश्योरेंस का प्लानिंग करते वक्त, इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते वक्त, या कोई भी इंसान जब आपसे पहली बार मिलता है
तो आप रिस्क एपिटाइट को जानने के लिए क्या करते हैं, और रिस्क एपिटाइट जानना क्या जरूरी है आपके हिसाब से? कोई भी इंसान को मैं जब पहले मिलता तो उसका थोड़ा स्टडी करके ही जाता हूँ ठीक है। कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो हम्म। कहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में, जब हम हम्म। म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो काफी लोगों का फर्स्ट टाइम ये रहता है कि मेरे हम्म। पैसे नहीं जाने चाहिए। हम्म। तो हम उसको बताते हैं अगर मार्केट बुलिश है तो उसका पैसा भी बनता है, लेकिन हम तो केयर करते ही कि भाई मार्केट अगर बेरिश भी हो जाए तो उसको लॉस हो तो कम से कम हो। अच्छा। जैसे ही मार्केट बुलिश होता है, बढ़ता रहता है, तो वो कहता कुछ और उसके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। उसके दिमाग में ये चलता ओके। रहता है, क्योंकि कोई ना कोई बोलता है अरे मेरे रिटर्न तो 22% है, तुम्हारे 18 कैसे है। तब वो अच्छा। तब वो भूल जाता है कि मैंने ये बोला था कि हाँ। भाई मेरा रिटर्न जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। अच्छा। तो मैं जब भी जाता हूँ तो ठीक है, अगर वो कुछ भी कहे तो मैं उनको पहले यही ब्रेन वॉश करता हूँ, भाई आपको एफडी में 6 से 7% मिलता है, हम्म। या 12 से 15% अगर अपने को मिलता है तो वी शुड बी हैप्पी। अगर आप राइट। ज्यादा ग्रीडी होंगे तो मुझे अच्छी जो रिस्की फंड देने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई भी फंड दे सकता हूँ। देन हम्म। यू हैव टू टेक योर ओन केयर, देन यू ओके। डोंट ब्लेम मी। ओके, तो वेरी मैं नाइस। ये भी उनको समझा देता। अच्छा। क्या आपको लगता है कि ये समय की डिमांड है, यानी कि इंडिया इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस, इंडिया एक परिवर्तन के फेज से गुजर रहा है? कैसे मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में दुनिया में भारत 5वें स्थान पे जीडीपी के लेवल पे बात करेंगे, तो आने वाले 5-10 साल में प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि हम तीसरे स्थान पे आ जाए। आने वाले 30-40 साल में इंडिया सुपर पावर बन सकता है, इतना बड़ा उसमें रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम बात करते हैं, जैसे गूगल के सीईओ इंडिया में आए थे, माइक्रोसॉफ्ट के आए थे, और बहुत सारे लोगों ने इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना काम किया। जिस तरीके से दुनिया बदल रहा है, जिस तरीके से चैट जीपीटी आया है, जिस तरीके से अभी हम ये इंटरव्यू जूम पे कर रहे हैं, आप पुणे से, मैं नासिक से हूं, हम आराम से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, फ्यूचर के हिसाब से, अगले 10 साल के हिसाब से, इंश्योरेंस एडवाइजर या जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, क्या उन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कुछ सीखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उनका सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना चाहिए? जैसे हम ये प्रोडक्ट की बात करेंगे, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, ये दिखते नहीं है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर वो दिखती है तो खरीदना आसान है। कोई पेन है, वो दिखता है, खरीदना आसान है। कोई सोने की अंगूठी है, दिख रहा है, लेने के लिए आसान है। कोई ब्लेजर खरीदना है, पहन के देख सकते हैं। मिठाई लेना है, खा के देख सकते हैं। कोई कार लेना है, चला के देख सकते हैं। कोई घर लेना है तो फील करके देख सकते हैं। हर चीज को खरीदने से पहले हम उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। ये प्रोसेस कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में हम कस्टमर को वो फील नहीं दे पाते, एक इमेजिनेशन तक तो लेके जाते हैं। तो मेरा सवाल है कि ट्रेडिशनल तरीके से जो काम करते हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर को फोन करते हैं, कस्टमर को फोन करने के बाद उसका अपॉइंटमेंट लेके उसके घर जाके प्लान समझाते हैं, अगर कस्टमर बोलता है सोच कर बताएंगे, हम उसको फॉलोअप करते हैं फोन करके, ठीक है ना? ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं कस्टमर के मन में सवाल होता है कि क्या मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को ठीक से जानता हूं, ये कितने सालों से काम कर रहे हैं, क्या मैंने इनसे पॉलिसी लेना चाहिए, क्या ये मुझे 20 साल तक सर्विस दे सकता है? तो मेरा सीधा सवाल आपको यह है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस आज के डेट में क्या जरूरी है? क्या इंसान ने यूट्यूब में, इंटरनेट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, सभी प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम बात करते हैं अभी, जैसे लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, मान के चलो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी कहीं लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने 4-5 फोटो डाले मीडिया पे, उसकी इतनी चर्चा हो गई कि लक्षद्वीप के बारे में बहुत इंक्वायरी होना चालू हो गया गूगल पे, और मालदीव का बिजनेस थोड़ा हैम्पर हो गया। मैं सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, स्पेसिफिकली हमारा बिजनेस ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि हमने आपको जो वैल्यू मार्केटिंग वर्कशॉप में हम आपको जो सिखाया, जिसके अंदर वीडियो मार्केटिंग होना चाहिए, इंटरनेट का इस्तेमाल होना चाहिए, ये जूम मीटिंग का इस्तेमाल होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है ये स्किल सीखना जरूरी है, या ये फिर चॉइस है? जैसे बोलते हैं ना कि खाना खा रहे हैं तो बटर ऊपर से चपाती पे डालना, रोटी के ऊपर बटर डालना, ये एक एडिशनल फीचर है या डालना ही चाहिए? वैसे ही ये सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है, ये किया तो अच्छा है, नहीं किया तो अच्छा है, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको करना जरूरी है? आखिरी का इसी सवाल को लेकर आपका कॉन्टेक्स्ट दूंगा। अभी आपका एज 59 है, डेफिनेटली आप अपना जोश और काम करना चाहते हैं। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, हो सकता है फिजिकल मार्केट में जाना, फिजिकली लोगों को अप्रोच करना, हो सकता है कुछ सालों बाद आपको थोड़ा सा चैलेंज आए। तो अगर आप ये सिस्टम को, जूम मीटिंग को, वीडियो मार्केटिंग को, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना चालू करते हैं, ग्लोबली जा सकते हैं, पुणे के बाहर पूरे इंडिया से बिजनेस कर सकते हैं, दुनिया से बिजनेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में आपकी क्या राय है?
सर आपका जब 5 दिन का कोर्स हुआ था, उसके बाद हमारा एक मीटिंग था, तो जी। उसमें एक एडवाइजर भी मेरे साथ थे, उन्होंने आपका 5 दिन का कोर्स किया था, उसमें आपने अनाउंस किया था ये आपका कोर्स। तो वो बोल रहे थे क्या करना चाहिए, करना है क्या नहीं करना है कोर्स ज्वाइन। तो मैंने बोला अगर हमको बिजनेस में जिंदा रहना है ओके। तो हमको ये कोर्स 101% करना चाहिए। क्या बात है। ओके। तो जब तक हमें ऑनलाइन नहीं जाएंगे तब तक हाँ। हमारा प्रेजेंस, हमारा अस्तित्व रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। और ये वर्ल्ड की मांग है आज कि हमें ऑनलाइन एवरीवेयर होना ही चाहिए। और इसीलिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। और मैं तो सोचता हूँ क्योंकि हम थोड़े लेजी है, फिर भी आप धक्का देते रहते हैं, तो हमको एक कोर्स ज्यादा से ज्यादा करके 100% ऑनलाइन कैसे हो जाए वो करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि क्योंकि आप पुणे में हैं और पुणे इज अ कंट्री, एक ऐसा सिटी है पुणे की जहां से लोगों को दिशा मिलती है, वहां के जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पे जो भी हो रहा है वो लोग जानना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड को लेकर रहेगा। म्यूचुअल फंड के बारे में ना एक सेंटिमेंट मैंने ऑब्जर्व किया है। एक ऐसे लोग हैं, जैसे आपने ग्रीड के बारे में बात किया, कि जब मार्केट बूम होता है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जैसे अभी 72,000, कोई बोलता है अभी मार्केट लाख रुपए तक जा सकता है ना, सेंसेक्स 1 लाख को क्रॉस कर देगा, और आपका पैसा 30%, 40%, 50%। यहाँ पे होता क्या है ना, वो स्टार मार्क को लोग ध्यान से देख नहीं पाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर मार्केट अच्छा रहा तो ऐसे हो सकता है, और स्टेबल गवर्नमेंट आ गया तो मार्केट ग्रो हो सकता है। अगर चाइना में, अमेरिका में कोई वॉर नहीं हुआ, या फिर जिस प्रकार से ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, डीजल का रेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है डेवलपमेंट पूरी दुनिया में, ये सबका इंपैक्ट मार्केट पे होता है। मेरा सवाल आपको यह है कि म्यूचुअल फंड में जो प्राइमरी तौर पे इन्वेस्टर्स आते हैं, वो आते हैं ग्रीड को देख के, या फिर कभी कभी आते हैं सोच को देख के कि लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा तो बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, ठीक है, और 15% 20% जो भी मिल सकता है उसको लेके वो आ जाते हैं। स्टिकिडिटी की बात करेंगे, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 70-80% कस्टमर जो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड में आ तो जाते हैं, वो 1 साल के अंदर जब मार्केट 4 बार 10 बार ऊपर नीचे जाता है, जब वो देखते हैं कि मेरा 1 लाख रुपया 70,000 दिख रहा है, 80,000 दिख रहा है, कभी कभी कम दिख रहा है, कभी ज्यादा दिख रहा है, तो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर ज्यादा ज्यादा 70-80% लोग इसमें जोश से आ जाते हैं, जितने जोश से आते हैं उतने जोश से निकल भी जाते हैं, एट्रिशन भी हो जाता है बहुत बार। ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि लोग आते तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन अपने दिमाग को स्टेबल रखना कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहूं, ये चैलेंज को बहुत लोग उतना पूरा नहीं कर पाते। और उसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज्यादा ग्रीडी हो जाता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादा फियरफुल हो जाता है, और उनको दिखता है मेरा 1 लाख का 90,000 हो गया, 90 का 80 हो गया, और नीचे नहीं जाना चाहिए, एग्जिट ले लेते हैं। तो इस प्रकार का रिएक्शन क्या आपके कस्टमर के साथ आपको आता है, और अगर आता है तो आपको इसको कैसे देखते हैं आप? सर जो लोग ऐसे निकल जाते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो खुद से करते हो, खुद के दिमाग से काम करते हैं, जी। उनको एडवाइजर की बहुत बड़ी जरूरत है। जी। अगर एडवाइजर उनके पास होगा तो उनके केस में होगा ही नहीं। अच्छा। जैसे कोविड के केस में मेरे एक भी एडवाइजर ने 1 रुपए की भी एसआईपी बंद नहीं की। अच्छा। उस टाइम उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास पैसा है तो डालिए और एसआईपी भी बढ़ाइए। हम्म। दूसरा बात, जब क्लाइंट से मैं फर्स्ट मीटिंग करता हूँ तो उसको बोलता हूँ भाई आपको 5 साल तक पैसा रखना है। हम्म। अगर आपका 1 लाख का 90,000 हो गया है तो भी मुझे फोन नहीं करने का, आपने शांति से बैठे रहना है। हम्म। तो इसलिए मेरा क्लाइंट कभी वो 5 साल तक उसको, उनको क्या लगता है कि 5 साल लॉकिंग पीरियड है। अच्छा। फिर जब 3 साल के बाद वो बोलते पैसा बढ़ गया, तो मैं बोला पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम्म। मैंने आपको बोला है आपको 5 साल एसआईपी आपकी चालू रखना है, या आपको हम्म। इन्वेस्ट करना है लमसम तो भी 5 साल तक करना है। तो हम्म। अगर उनके पास सही एडवाइजर होगा तो हम्म। दे विल डेफिनेटली अर्न। ओके। अदरवाइज अगर वो विदाउट एडवाइजर काम करेंगे तो हम्म। उनका आना बाना, अंदर आना जाना चला ही रहेगा। अच्छा। अगला सवाल एक हॉट टॉपिक पे, मुझे गारंटी आपका टॉपिक बहुत पर्सनल भी लग सकता है और मार्केट का डिमांड भी लग सकता है, वो है टर्म प्लान के बारे में। आप आज समझने की कोशिश कीजिए, जितने भी लोग इंश्योरेंस में लेना चाहते हैं तो उसमें से कुछ लोगों का मानना है कि इंश्योरेंस में टर्म प्लान ले लीजिए, काफी है, फिर 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लीजिए या 5 करोड़ का ले लीजिए। अच्छा, उसके अंदर भी अलग अलग लोगों की सोच है, कुछ लोग बोलते हैं ऑनलाइन ले लीजिए जिससे थोड़ा पैसा बच जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं एलआईसी का ले लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट का ले लीजिए, कोई बोलता है क्लेम सेटलमेंट का रेशियो ऐसा है। तो टर्म प्लान को लेके मार्केट में अलग अलग फीलिंग्स है। कुछ लोगों का मानना है इंश्योरेंस बोले तो टर्म प्लान, कुछ लोगों का मानना है कि टर्म प्लान के साथ कोई सेविंग प्लान भी होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि भैया ऑनलाइन टर्म प्लान लेंगे तो 2 पैसा बच जाएगा। अलग अलग सोच है।
ये टर्म प्लान ऐसा टॉपिक है, आज भी बहुत हॉट टॉपिक है, और जैसे जैसे मार्च पास में आता है लोगों का क्रिएटिविटी बढ़ते रहता है, और हर किसी के अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि टर्म प्लान ही काफी नहीं है, आपने सेविंग प्लान भी लेना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए भी लेना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि बाकी का पैसा यूरोप में डाल दो। तो बहुत सारा मिथ्स है। आप क्या राय देते हैं, टर्म प्लान को कैसे देखते हैं? अगर कोई कस्टमर आपको डिमांड करता है कि मेरे को टर्म प्लान ही चाहिए, तो क्या आप सर उसको कोई अगर समझाते? हाँ। कोई बोलता है कि मुझे टर्म प्लान ही चाहिए तो उसके हम्म। दिमाग में पूरा टर्म प्लान ही बैठ बैठ है। तो उस वो आजकल यूट्यूब पे इतना कुछ ज्ञान बट रहा है। वो ओके। सीताराम जी, निर्मला सीताराम जी ने भी बोला कि जो 10 में से 7 जो इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं वो जी। रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं। ओके। तो और जो यूट्यूब का अपना बढ़ाना चाहता है उसका व्यूअर्स, तो हम्म। नेचुरली वो वही पिरोसा जाता है, तो जो सामने वाले को अच्छा लगता है। जी। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है भाई, तू टर्म प्लान ले ले और बाकी के हम्म। पैसे म्यूचुअल फंड में डाल दे। वो जी। सामने वाले को जानता नहीं है उसका हम्म। स्टेटस क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो तो बोल देता है। और वो हम्म। बताता है आपको इधर टर्म इंश्योरेंस में इतना है, आपका 1-2 टका जाएगा, उधर आपको 22-25 टका मिल रहा है। और हम्म। अगर आप ट्रेडिशनल लेते हैं तो आपको 6-7 टका मिलता है। जी। तो व्हाई यू वांट कि भाई ऐसा ट्रेडिशनल प्लान। तो जी। नेचुरली आप भी बोलेंगे नहीं नहीं भाई मैं टर्म प्लान ही ले लेता हूँ। लेकिन टर्म प्लान लेने के लिए जो मेन हम्म। उसका उद्देश्य है कि अगर हम्म। कुछ हो जाता है तो हम्म। उसको क्लेम मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा उसकी वाइफ, कहाँ नहीं जाएगी, सेम। तो उसको अगर एडवाइजर रहेगा और वो हम्म। एडवाइजर के साथ बराबर प्लान करेगा तो उसको हो सकता है। लेकिन क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फंड करेगा, 5 साल के बाद कोई अर्जेंसी आ जाएगी, निकाल देगा भाई पैसा। जा रहा है यूएस जा रहा है, उधर जाएगा निकल रहा है, ना घर का जी। रहेगा कहाँ का रहेगा। हाँ। नो डाउट म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ एलोकेशन 30-40% ट्रेडिशनल प्लान को भी करना ही चाहिए। करना ही चाहिए, अगर बहुत अच्छा। और अगर वो म्यूचुअल फंड टर्म इंश्योरेंस का भी प्रीमियम मैं कैलकुलेशन में जोड़ लेता हूँ तो हम्म। 8-9 टका आ जाता है प्री टैक्स मेरा रिटर्न। एंड हम्म। आपको 15-20 साल के बाद आने वाला है जब 4 से 5 टका रिटर्न होने वाला है। तो व्हाई हम्म। नॉट, इट इज वेरी बेस्ट। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं थोड़ा सा आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आपने 6-7 साल पहले वीआरएस लिया, और मुझे गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट से कुछ पेंशन भी आ रहा है, यानी कि आपने जब जॉब किया आपकी उम्र में तब गवर्नमेंट पेंशन दे रही थी। आज की डेट में काफी सारे इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट ने पेंशन देना बंद कर दिया है, ठीक है। इंडिया में आने वाले सालों में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग है, बेटी की शादी के लिए लगने वाला प्लानिंग, ये लोगों को अवेयरनेस हो चुका है, लोग उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट हो गया। भले मीडिया अलग हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन उनको ये पता चल गया कि हमें इसके ऊपर प्लानिंग करना है। लेकिन एक फैक्टर जिसके बारे में अभी भी लोग थोड़ा सा टाल देते हैं, या उसको अवॉइड करते हैं, या फिर उसको पहले इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आज के डेट में आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छे से प्लान किया है। और जैसे पेंशन आपको मिल रही है, वैसी पेंशन तो बाकी लोगों को ना मिलने वाली है, ना कोई इसके आगे मिलने की संभावना है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके आपके हिसाब से अवेयरनेस कितना है? आप जो हर महीना कस्टमर्स को प्लान समझाते हैं, उसमें से कितना परसेंट आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की काउंसलिंग आपसे होती है? और रिटायरमेंट के बारे में फिलहाल यूथ को क्या लगता है? क्योंकि आप पुणे में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ आईटी के लोगों से भी आपके साथ बातचीत होती होगी, या कुछ यंगस्टर्स के साथ आपकी बातचीत होगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में फिलहाल मार्केट में अवेयरनेस कैसा है? और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आपके हिसाब से क्या बेहतर है, और कैसे इसको प्लान करना चाहिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए आपका क्या सोच है? हाँ। रिटायरमेंट प्लानिंग तो सर करना ही चाहिए पहले से, बराबर हम्म। है, लेकिन जो तरीका लोग चुन रहे हैं हम्म। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम्म। वो गलत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो चीज शाश्वत है कि मुझे तो रिटायरमेंट मिलनी है, लेकिन हम्म। शाश्वत रिटायरमेंट के लिए कितना शाश्वत पैसा आने वाला है वो प्लान नहीं कर रहे, वो सब हवा में है। अच्छा। मेरे क्लाइंट है, उनकी मेरी 25,000 आईटी में 25,000 की एसआईपी है। अच्छा। एसआईपी के लिए उन्होंने पूरा एक किसी कोई यूट्यूब चैनल है उनसे उन्होंने पूरा राय लिया है। उनके हिसाब से वो चलते हैं कि कौन से फंड में कितना डालने का है, हम्म। वैकेशन के लिए कितना डालना है, मेरा सर्विस कितना जो आके है। तो मैंने एक कुछ सिंपल सवाल पूछा, मैं बोला आपको कब रिटायर होना है? बोले मुझे अभी उनका 12 साल बच्चा है, 30 थे, मुझे 50 में रहे। मैं बोला कितना पैसा चाहिए? बोले 5 करोड़ चाहिए। बोले 5 करोड़ के हिसाब से कहाँ आपका प्लानिंग है? नहीं बोलते, वो जो बोल रहे हैं कि आपका जैसा 5 साल में सैलरी डबल हो जाएगा तब आप रिव्यू करेंगे।
मैं बोला आपका साल ही कितना बचा है? हम्म। ठीक है, मैं बोला बोला बोला, आपको अभी रिटायरमेंट के लिए क्या, व्हाट इज योर, इसमें क्या प्लान किया है? हम्म। तो उसके चेहरे पे एकदम स्क्वायर था, मतलब ओके। रिटायरमेंट का प्लान ही नहीं किया गया है। अच्छा। तो वो सोच रहे कि 5 करोड़ में मेरा हो जाएगा रिटायरमेंट। वो बोला हम्म। कैसा हो जाएगा? ही हम्म। वॉज अनअंसरेबल। तो राइट। ऐसे लोगों को भी हम समझाते हैं कि भाई सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के पीछे मत भागो कि जो हम्म। दिखता है बहुत अच्छा देगा और हम्म। उसमें से मैं मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेगा, लेकिन कैसे कर लूंगे? जो हम्म। चीज आपको मालूम है कि मुझे 2 लाख रुपए लगने वाला है, तो हम्म। करो ना। 2 लाख रुपए नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए तो पक्का मिलेगा, ऐसा प्लानिंग कीजिए ना आप। जी। तो ऐसा बोलने से फिर काफी लोग को कन्वर्ट होने का संभावना है। सही है, सही है, क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया ना कि जैसे आपने बोला कि 10 में से 6 लोग जब एक ही चीज बोलते हैं, भले वो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन जब 6 लोग बात कर रहे हैं तो लोग उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। और ना मैं म्यूचुअल फंड को के बारे में कुछ गलत बात करना चाहता हूँ, ना मैं इंश्योरेंस के बारे में कुछ गलत बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे घर है, घर के अंदर हम फैन लगाते हैं, और फैन आज भी लगाते हैं। हर कोई बिल्डर जब कोई नया अपार्टमेंट बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो फैन का पॉइंट जरूर निकालता है। और अभी गर्मी आने वाली है, अभी अप्रैल आने वाला है, फिर है ना गर्मी बढ़ जाएगी, तो एसी भी हम लगा देते हैं घर में। ठीक है। एसी ये रिप्रेजेंट करता है नई टेक्नोलॉजी को, फैन रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल चीज को। दोनों का पर्पज वही है, घर में फ्रेशनेस रखना, हवा ताजी रखना, है ना, ठंडा देना। लेकिन दोनों की जरूरत हो सकती है, दोनों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एक समय में एसी हो ना हो, फैन तो होता ही है, भले गांव रहे। तो मैं अगर इस तरीके से बस एक बताऊं, ये कॉन्टेक्स्ट राइट है रॉन्ग है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं। मान के चलिए फैन इज रिप्रेजेंटिंग लाइफ इंश्योरेंस की जो जरूरी है, और हर किसी को जरूरी है, गरीब को भी जरूरी है, अमीर को भी जरूरी है। अगर हम बात करते हैं एसी की, ये अमीर लोग ही इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसका खर्च अलग होगा, उसके बारे में टेक्नोलॉजी अलग होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं आज भी भारत में कम से कम ऐसे काफी सारे लोग हैं, या तो उनके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है। अगर हम उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाले, अगर हम उनका कितना एज चल रहा है, कितना वो साल का कमाते हैं, कितना साल वो काम करने वाले हैं, तो रिटायरमेंट से पहले वो कितना कमा लेंगे, उसको सिक्योर करने के लिए कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर ये हम कैलकुलेशन करें, तो काफी सारे लोग है ना एक ऐसे मिथ में हैं, उनके हिसाब से तो इंश्योरेंस हो चुका है। लेकिन ऑन पेपर अगर एक अच्छा स्कॉलर, एक एक्सपर्ट अगर उनसे डिस्कशन करे, जैसे आपने सवाल पूछा, वैसे अगर आप उनको बताएं, तो वो भी शॉक हो जाएंगे कि हमारा इंश्योरेंस उतना है ही नहीं। और आज भी लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस करने की जरूरत है, आज भी लोगों को ट्रेडिशनल प्लानिंग के करने की जरूरत है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको आपको क्या राय है, आपको क्या लगता है? नहीं, जो अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू से तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। जी। लेकिन अभी वो कैसे, अगर वो कौन सा इंश्योरेंस लेता है उसके ऊपर, अगर वो ट्रेडिशनल करने जाएगा तो उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो ओके। कम से कम उसको टर्म इंश्योरेंस जोड़ के वो कर सकते हैं। अच्छा, और वेरी हर गुड। हर एक के पास अगर, लेकिन बहुत बार हमने देखा है, वो हम्म। बोलते हैं मेरे पास 10 इंश्योरेंस है। और हम्म। 10 इंश्योरेंस कोई 50,000 का होता है, कोई लाख का होता है, कोई टोटल 10 लाख का हो जाता है, तो उनके उनको लगता है मेरे पास बहुत बहुत इंश्योरेंस है। तो अच्छा। अगर हम उनका पूरा इंश्योरेंस का ऑडिट करते हैं, तो हम्म। और उनको जब बताते हैं कि भाई आपका तो नहीं है, फिर बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो प्राइवेट इंश्योरेंस का है, उसको हम्म। 50,000 बोलते बढ़ते हो। मैं बोला उसका कितना है? बोले 5 लाख। तो मैं बोला सर, आपकी इंडस्ट्री है, हम्म। आप 10 करोड़ की है, हम्म। आप 50 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, और आपका इंश्योरेंस उतना नहीं, आपके कार से भी आप लोग का इंश्योरेंस तो कम है। अगर हम्म। ऐसा बोलते फिर सोचने लगते हैं, फिर भी इमीडिएट डिसीजन नहीं लेते। अच्छा। 2-3 बार उनको फॉलो अप करना पड़ता है। जी। एंड और बात दूसरा क्लास है, जो छोटे वाला क्लास है, हम्म। वो तो बोलते हैं कुछ ना कुछ हमको दे दो। ठीक है, तो अच्छा। हम तो ये सोचते हैं कुछ ना कुछ दे दो, उनका कुछ ना कुछ तो सेविंग होगा, कुछ हम्म। ना कुछ तो उनको फैमिली को मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। तो जी। 2 क्लास है। और मिड तो धीरे धीरे उसकी गाड़ी, अगर वो अगर सही एडवाइजर के पास जाता है, तो धीरे धीरे हम्म। उसकी गाड़ी पटरी पर आ जाती है। मेरे अच्छा। एक क्लाइंट पर हम्म। परसों बोल रहे थे आपने मुझे थोड़ा लेट बताया सब इस करने के लिए। मैं अच्छा। बोला हम तो कब से बता रहे थे, आपने लेट शुरू किया, हम क्या ओके, वेरी नाइस। हम काफी देर से बात कर रहे हैं, एक दो तीन सवाल हम लेंगे, है ना। एक बहुत अलग अप्रोच, सोचने का नजरिया के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। जैसे आपने पिछले साल 35 लाख कमाया, डेफिनेटली आप इस साल ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, हर किसी का गोल होता है मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, 5 गुना 10 गुना कमाऊं। भारत में 14 लाख LIC एडवाइजर है, उसमें से काफी सारे एडवाइजर ऐसे हैं कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो जिसको टारगेट कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो
हो सकता है सालाना 25,000, 50,000, 40,000, 1 लाख तक का प्रीमियम दे। मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नैनो कार है 1-1.5 लाख का बिकता है, मारुति कार है हो सकता है 7-8 लाख का बिकता है, मर्सिडीज कार 40-50 लाख का बिकता है, रोल्स रॉयस 4-5 करोड़ का बिकता है। मेरा यह मानना है ये सेगमेंट अलग है। मारुति कार बेचने वाले कस्टमर्स अलग है, मारुति कार लेने वाले कस्टमर्स अलग है, और मर्सिडीज कार 40-50 लाख की कार लेने वाले कस्टमर ही अलग है, और रोल्स रॉयस कार लेने वाले कस्टमर ही अलग है। हम ऐसे लोगों को टारगेट करके कभी भी बड़ा प्रीमियम नहीं ला सकते या बड़ा लाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस कैटेगरी के लिए बने ही नहीं। तो जब आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम जितना ज्यादा पॉलिसी करेंगे, जितना ज्यादा कस्टमर को प्लान बताएंगे, उतना पॉलिसी होगा, ये सही है। लेकिन कस्टमर को सेगमेंट को टारगेट करना कि मैं कैसे ऐसे लोगों को अप्रोच करूं जो मुझे 25 लाख का प्रीमियम दे सकते हैं, 10 लाख का प्रीमियम दे सकते हैं, 5 लाख का प्रीमियम दे सकते हैं। ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, इनको अप्रोच करने का तरीका अलग होता है, इनको कन्विंस करने का तरीका अलग होता है, इनके चैलेंजेस अलग होते हैं, इनके सवाल भी साधारण सवाल नहीं होते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा प्रीमियम लाना चाहते हैं और ज्यादा लोगों को सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि आप पुणे में हैं, पुणे इज वन ऑफ द बिग सिटी, डेफिनेटली पुणे का एवरेज इनकम बहुत ज्यादा है। तो हमने जो वैल्यू मार्केटिंग में आपको सिखाने का कोशिश किया कि गूगल से हम कैसे कोई भी शहर में से किसी भी व्यक्ति का नंबर्स निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं, आपके प्रोफेशनलों का डेटा निकाल सकते हैं, इनको अप्रोच कैसे करना, अप्रोच करने का एक नया कॉन्सेप्ट हमने सिखाया वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। फिर हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है, उनको आर्टिकल कैसे भेजना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, सोशल मीडिया में अपने आप को प्रमोट कैसे करना है। मेरा सवाल यह है कि जहां तक हम 50,000, 75,000 का प्रीमियम बेच रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमको 5 लाख का प्रीमियम बेचना है, अगर हमको 10 लाख का प्रीमियम बेचना है, तो ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा कस्टमर थोड़ा सा आपके बारे में ज्यादा जानना चाहेगा, वो थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट के तौर पे देखना चाहेगा कि क्या आप एक साधारण एडवाइजर है या एक्सपर्ट है। और एक्सपर्ट की पहचान कैसे हो सकती है? एक्सपर्ट की पहचान हो सकती है अगर उसका सोशल मीडिया में प्रेजेंस बड़ा है, अगर गूगल में उसका नाम डाले तो क्या आ रहा है, यूट्यूब में नाम डाले तो क्या आ रहा है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनके कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उनके फीडबैक कस्टमर टेस्टिमोनियल कैसे है, ये सब चीजें जरूरी पड़ सकती है। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है, लेकिन जिन्होंने अभी तक वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है, क्या आप उनको सलाह देंगे कि क्या उन्होंने, जो हमारा 3 घंटे का एक फ्री वेबिनार होता है जनरली, जिसकी जानकारी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी, तो क्या उन्होंने एक मौका देना चाहिए इस वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? क्या लगता है आपको? सर, वैल्यू मार्केटिंग समझने के लिए तो एक मौका देना ही चाहिए। जी। भले वो एडवाइजर 2 लाख रुपए साल का कमाता होगा, फिर भी 20-25 हजार रुपए वैल्यू मार्केटिंग के लिए उसने खर्चा करना ही चाहिए। एक बार ओके। अगर खर्चा करेगा तो बाद में प्रैक्टिस करेगा और एक आध बार और फिर से आपका कोर्स करेगा तो वो डेफिनेटली फिर पक्का हो जाएगा। और ओके। तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है अगर आपको फ्यूचर में, इसीलिए मैंने कोर्स किया ऑनेस्टली। और नहीं, वैसे सर मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है और मुझे ऐसी नीड भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा बनूं, लेकिन लेकिन अगर ये लाइन से आउट हो जाऊं, जी जी। क्योंकि अप्रोच करके कितने लोगों को करोगे यार, उसको इतनी चीजें चल रही है मार्केट में। हम्म और वो बहुत बार ऐसा भी होता है, वो आपको मिलना नहीं चाहता, हम्म। लेकिन आपको सुन लेगा, वो जी, बहुत आपको अच्छी बात सुन के वो कनेक्ट करेगा आप। है। सही है, सही है। किसी भी व्यक्ति को, जो अननोन व्यक्ति है, हम उसके जब बात करना चाहते हैं तो एक होता है रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का मतलब है कि आपके और मेरे बीच में रैपो कैसा है, क्या मैं आपको वक्त देना चाहता हूं, क्या मैं आपका सुनना चाहता हूं, क्या मैंने आपको वक्त देना चाहिए। और मेरा इसके पीछे का अनुभव यह है, एक्सपीरियंस यह है कि जब आपके अप्रोच करने के तरीके से, आप उससे फोन पे बात कर रहे हो या आपने उसको वीडियो भेजा है, आपके अप्रोच करने के तरीके से अगर कस्टमर को ऐसे लगता है कि आप उससे ज्यादा नॉलेजेबल हो, आप उससे ज्यादा एक्सपर्ट हो, आप अगर आधा घंटा वो आपको देता है तो उसके अंदर आप उसके कुछ वैल्यू ऐड करने वाले हो, अगर उसको ऐसे लगता है, तभी वो अपॉइंटमेंट देता है, या तो वो अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कर देता है या कैंसिल कर देता है। अक्सर इंश्योरेंस एडवाइजर जब किसी को फोन करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, अक्सर ये पाया जाता है कि वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, फिलहाल हमें
ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुका है, मेरे चाचा का बेटा इंश्योरेंस एडवाइजर है, 80 लिमिट खत्म हो गया है, अभी अभी नहीं चाहिए, ओके ओके रखिए। तो रिजेक्शन एटीट्यूड ज्यादा होता है। और मुझे लगता है इसके पीछे का कारण अगर कुछ है, वही कॉमन अप्रोच करने का तरीका। सभी लोग मार्केट में फोन कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी 31 मार्च से पहले इमेजिन कीजिए कितने कस्टमर्स को फोन जाते हैं, किस किस प्रकार के फोन जाते हैं। क्रेडिट कार्ड बेचने वाले फोन करते हैं, सिम कार्ड बेचने वाले फोन करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले के लिए फोन करते हैं। वो जिस बैंक में अकाउंट है उसका, वो बैंक उसको फोन करती है और इन्वेस्टमेंट कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बाइजू वाले फोन करते हैं, बजाज फाइनेंस वाले लोन के लिए फोन करते हैं, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फोन कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड फोन कर रहे हैं। पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं कस्टमर को ये बहुत कॉमन हो गया कि सामने से सेलिंग के लिए फोन आते हैं। और ऐसा नहीं है कि एज अ इंसान वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन उसका बिजनेस के टाइम पे, उसके जॉब के टाइम पे, वो जब जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है और कोई फोन आ रहा है, तो वो कभी कभी इरिटेट हो जाता है। हाँ, कौन बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं चाहिए, ओके। ये इरिटेशन हो जाता है और ये इरिटेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले कस्टमर को कभी भी किसी का फोन आता है तो इतना इरिटेट नहीं होता था जितना आज की डेट में। अगर वो कोई फोन करता है और मार्केटिंग की बात करता है तो उसको इरिटेशन थोड़ा ज्यादा लगता है। ये इरिटेशन कहीं ना कहीं इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी के लिए अच्छा नहीं है। ये इरिटेशन कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एज अ कंप्लीट सिनेरियो इन इंडिया उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कस्टमर के मन से वो अगर रिस्पेक्ट कम हो जाता है एडवाइजर के बारे में, तो वो उस तरीके से आपको ना सुनने के लिए टाइम देगा, और अगर आप उसके पास चले भी जाते हो वो सुन तो लेगा, लेकिन पॉलिसी लेने का डिसीजन वो शायद से नहीं बना पाएगा। तो मैं ये अप्रोच करने का तरीका जो है उसके ऊपर आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी राय है, क्या लगता है आपको? अगर हमें ज्यादा, मैंने 2-3 साल पहले ट्रेनिंग किया था, उसी में हमको एक सिखाया गया था वन टू मेनी। वन टू में वन टू मेनी तभी हो सकता है जब हमें चैनल यूज करेंगे, जी जब वैल्यू मार्केटिंग सीखेंगे, वैल्यू मार्केटिंग करेंगे, तभी हो सकता है। जी सो वन टू मेनी जब तक नहीं करेंगे तब तक बिजनेस भी नहीं होगा, और वन टू मेनी करेंगे तो ही लोग हमको देख के हमारा भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा कि वो जी खुद आए हमारे पास। जी हर टाइम हम फोन करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना है। जी तो वैल्यू मार्केटिंग करेंगे तभी हमारा आगे जीना भी संभव है, और हमारी जो रेस्पेक्ट है वो भी बढ़ना है, और हमारी विश्वासनीयता भी उसी से बढ़ेगी हमारे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। हमारे एक आधे घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का एक फ्री वेबिनार होता है, जो जनरली संडे को होता है, वीकेंड में होता है या फिर वीक में कभी होता है। उसकी जानकारी इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में जाने के बाद अगर आप ऑलरेडी आप ये वीडियो को लिंक को क्लिक करके अगर देख रहे हैं फिर तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी ने फॉरवर्ड किया है, यूट्यूब में जाके आप संतोष गारे अगर टाइप करते हैं तो आपको इस प्रकार से चैनल आ सकता है। ये यूट्यूब चैनल है हमारा। इस चैनल के अंदर अगर आप जाएंगे तो लगभग हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंदर हम इंश्योरेंस में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने एमडीआरटी किया है, सीओटी किया है, टीओटी किया है, साल का 25 लाख 50 लाख कमा रहे हैं, ऐसे लोगों का इंटरव्यू हम लेते हैं। और हमारे चैनल के अंदर बाकी से भी काफी सारे वीडियोस है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे ये सब वीडियोस है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो मान के चलो वीडियो है, तो इस वीडियो को जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस वीडियो को खुल जाएगा, और यहाँ पे इस वीडियो का ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ मोर बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि हमारा जो फ्री वेबिनार होता है 2 से 2.5 घंटे का, वो कब है, उसकी तारीख क्या है, उसका डेट क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट लेने वाले हैं। अगर आप हमारे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप जूम मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, उसकी लिंक दिया है, उसके डिटेल्स दिया है। और यदि आप मैसेज करना चाहते हैं मुझे, तो ये एक व्हाट्सएप लिंक है जिसको क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के काफी सारे वीडियोस आने वाले साल में हम इस 2024 के अंत तक लगभग काफी सारे सक्सेसफुल एडवाइजर्स जो हमसे जुड़े हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और आपको एजुकेट करने वाले हैं। तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए, और एक मौका जरूर दीजिए इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। श्याम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप जिस प्रकार का एज है आपका 59, मुझे आपकी बातों से कहीं नहीं लगा। आप उतने ही तरोताजा है, आप उतने ही एक्साइटेड है, आपका नॉलेज उतना ही फ्रेश है, और हर सवाल जो मैंने आपको पूछा उसके बारे में आपने बहुत ही एजुकेशनल आंसर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी सवाल पूछूंगा और फिर हम रुकते हैं। मेरा आखिरी सवाल यह है, या डेफिनेटली आखिरी सवाल यह है कि इंश्योरेंस एक नोबल प्रोफेशन है,
जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, जैसे कोरोना के पीरियड में डॉक्टर लोगों ने काफी सारा ऐसा काम किया कि भैया कोरोना पेशेंट के साथ 24 घंटा पीपी किट पहन के है ना, बैठ के पहन के बैठे हुए हैं, तो रिस्क, अपना जिंदगी को रिस्क में डाल के लोगों को बचाने का काम किया, इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी ये भी एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। मैं जानना चाहता हूं, एट द एज ऑफ 59 जब आप लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जब एक्चुअली देखते हैं कि उनका जिंदगी में अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बेटिया की शादी के लिए प्लानिंग हो रहा है, तो किस प्रकार का आपको फीलिंग आता है? अदर देन मॉनेटरी गेन, पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, पैसे को छोड़ के इस बिजनेस को करते वक्त क्या आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी, क्या एक बड़ी चाहत, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी फीलिंग आपको आती है लोगों को जब आप एजुकेट करते हैं इंश्योरेंस के बारे में? जब सर हमको रिजेक्शन मिलता है तब तो बहुत दुख होता है जी। लेकिन जब कोई बोलता है कि साहब आपने वो इंश्योरेंस मुझे 10 साल पहले कर दिया था, 15 साल पहले, मेरी जब बेटी की शादी आई तब मुझे बराबर पैसा मिला। जी। मैंने 25-25 साल पहले कुछ इंश्योरेंस बेसिस 200-250 रुपए उसका प्रीमियम होता था, और जब उसको 15-16 साल हो गए, वो ऑटो वाला मुझे जब रास्ते में मिला तो बोला, मैंने तो पहचाना नहीं, उसने पहचान कर बोला, सर कैसे हो, आपने मेरा वो इंश्योरेंस करके दिया था, वो बेटी के शादी के टाइम बराबर याद आया। तब लगता है रिजेक्शन मिले या कुछ भी मिले, लेकिन ये लाइन छोड़ना नहीं और सबको अपना इंश्योरेंस देते रहना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। श्याम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं आपके 2024 के बिजनेस के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशनल काम कर रहे हैं, आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा है, आप मेरे ख्याल से कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, अगर रिस्क कैपिटल जानता है तो आप उसको म्यूचुअल फंड और बाकी इन्वेस्टमेंट बताते हैं। अगर कस्टमर का रिस्क कैपिटल कम है, आप उसको एक सही सलाह देते हैं इंश्योरेंस लेने की। टर्म प्लान के साथ ही सेविंग प्लान भी होना चाहिए, रिटर्न प्लानिंग करना चाहिए, ये सभी एक अच्छा परिपक्व, और आपके घर में आपका बेटा सीए है, आपके परिवार में 15-16 सीए है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप फाइनेंशियल एजुकेशन कर रहे हैं। इस विचार को, इस मुहिम को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आज के इस प्रोग्राम में आप आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। थैंक यू।